Good morning students, welcome in class 12. We are discussing our chapter 6 International Organization. In previous classes we discussed the topic why international organization and the evaluation of UN, and after that UN objectives. It means what are the objectives of UN. It is very important question. Yesterday I told you and you learned this topic very carefully. And after that, next topic of yesterday, reform of UN after the Cold War. फिर है challenges after the Cold War, and after that we discuss reform of structural position of UNO. So we cover these topic previously. Today we start our topic reform of structure. In this we discuss the third point. On first point is reform of structure में in 1992 UN General Assembly adopted a resolution and had 3 components. उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया एंड उसमें जो मेन 3 जो पॉइंट थे वो उन्होंने डिस्कस किया. नंबर 1, द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंटेशन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज, है ना. इट मीन्स कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको प्रॉपर जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाउ मेनी कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन यूएन at present 193 members are the countries are the member of UNO, है ना. So but the representation is not fair. Only the supreme power, it means the permanent members are dominate this organization. Its decision reflect only Western values and interests are डोमिनेट बाय द फ्यू पावर्स. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया. इसमें मोस्टली मतलब जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, है ना, जैसे कि एशिया है, अफ्रीकन है, इन कंट्रीज़ को जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता. मोस्टली वेस्टर्न वैल्यूज़ और परमानेंट मेंबर ही इसको डोमिनेट करते हैं. ठीक है, क्योंकि आप जानते हो हु आर परमानेंट मेंबर. रशिया, यूएसए, चाइना एंड फ्रांस एंड इंग्लैंड. ठीक है. So mostly countries are belong to Europe and European values. That's why they are represent the Western values. On 1st January 1997, the UN Security General Kofi Annan intended that the inequality initiated on the equality for the new permanent and the non-permanent member fulfill. बेटा ये एक नई हुई 1 जनवरी 1997 में एक उन्होंने इनिशिएटिव लिया क्या कि जो इनइक्वलिटी है उसको जो है वो हमको फुल रिमूव करना चाहिए. ठीक है. अ मेजर इकोनॉमिक पावर कैसे होना चाहिए इसको मतलब एक उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया कि नॉट ओनली दीज 5 मेंबर्स डोमिनेट द यूएन, बट जो कंट्री भी इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करेगा तो वो जो है क्या होना चाहिए, उसको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर. ठीक है. सो क्या था, ए मेजर इकोनॉमिक पावर, उसको क्या होना चाहिए, उसकी जो इकोनॉमी है मतलब वर्ल्ड में उसको अच्छी इकोनॉमी को जो रिप्रेजेंट करता हो. ठीक है, वो होना चाहिए. ए मेजर मिलिट्री पावर, वो आर्मी भी उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए. कंट्रीब्यूशन टू द यूएन बजट,
यूएन बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप जानते हो कि बजट चाहिए होता है, बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं होता। तो बजट जो भी कंट्री उसको देगा, मतलब इट मीन्स कि जो उसमें क्या कहते हैं पैसे लगाएगा, है ना, फंडिंग करेगा यूएन के लिए, तो उसको क्या है उसको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। रीज़न क्या है बेटा, जो ये पावर्स हैं 5, इसमें हमेशा जो यूएन के जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट होते हैं, मोस्टली अमेरिका किसे होते हैं। रीज़न क्या है, जो फंडिंग है सबसे ज़्यादा वो अमेरिका करता है। अमेरिका जो है सबसे बड़ी इकोनॉमी है, अमेरिका की आर्मी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, दैट्स वाई वही सबसे ज़्यादा जो है वो डोमिनेट करता है। तो अगर उन्होंने कहा कि कोई भी कंट्री जिसको इकोनॉमी अच्छी हो, जिसकी मिलिट्री पावर अच्छी हो, स्ट्रॉन्ग हो, जो यूएन में बजट में कंट्रीब्यूट करता हो, है ना, अ बिग नेशन इन द टर्म ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और जो पॉपुलेशन वाइज अच्छा बड़ा कंट्री हो। बेटा खेल किस चीज़ का है, सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ का होता है, पीपल्स का ही होता है ना भाई। बहुत सारे हमने देखे हैं कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा रिच है, बट पॉपुलेशन तो नहीं है ना वहाँ पे। पॉपुलेशन मीन्स रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है, ह्यूमन बीइंग का रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है। अमेरिका और चाइना मिलके आधी से ज़्यादा दुनिया को पॉपुलेशन को लीड करते हैं। तो ये भी एक ना पॉपुलेशन भी जो है इसका एक मेन वो होना चाहिए। अ नेशन दैट रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, ये भी बेटा क्राइटेरिया होता है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज और एज वेल एज जहाँ पर ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट दी जाती हो, ठीक है, वो कंट्री जो है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसको मतलब मिलना चाहिए। ये किसने सब किया, कॉफ़ी आनंद ने, ठीक है। A country should respect would be diversity in the term of geography, economic system and culture. एक ऐसा कंट्री जो वर्ल्ड की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता हो, इकोनॉमिक सिस्टम को और कल्चर को। सो बेटा इफ वी फाइंड दैट इंडिया ऑलमोस्ट fulfill all over the terms and condition, आफ्टर दैट फिर भी इंडिया को जो है परमानेंट मेंबर उसमें नहीं बनाया जाता। सो ठीक है ना, ये हम देखते हैं कि किस तरह से ये डोमिनेशन है इन बिग सुप्रीम पावर्स की। नेक्स्ट पॉइंट, सम एक्सपर्ट थिंक दैट वीटो पावर शुड बी एबोलिश्ड, दैट इज गिवन टू द ओनली परमानेंट मेंबर। अब इसके रिफॉर्म्स के लिए ये सब बातें चल रही है ना, तो ये हो गया। अब कुछ जो एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना है कि जो वीटो पावर होती है बेटा, वीटो पावर अभी मैं आपको नेक्स्ट उसमें एक्सप्लेन करती हूँ। वीटो पावर जो होती है वो सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स के पास होती है, ठीक है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज गिवन द privileged position and became the permanent member। मैंने आपको बोला था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले 2 सुप्रीम पावर थी, ब्रिटेन एंड फ्रांस, इट मीन्स इंग्लैंड एंड फ्रांस, एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड मतलब वर्ल्ड वॉर के बाद जो सुप्रीम पावर इमरजेंस हुई वो कौन थी, यूएसए एंड रशिया एंड चीन। दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स। इन्होंने प्रिविलेज अपने लिए सेटल कर लिए, ठीक है। द नॉन परमानेंट मेंबर सर्व 2 years एंड कैन नॉट बी री इलेक्टेड इमीजिएटली आफ्टर द कंप्लीटिंग टर्म ऑफ 2 years। अब जो नॉन परमानेंट मेंबर है बेटा, 10 मेंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो कंटिन्यूसली भी रिप्रेजेंट मतलब दोबारा से भी इलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि 193 मेंबर्स हैं और सबको रिप्रेजेंटेशन देना ज़रूरी होता है। तो इन्होंने तो अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली 5 मेंबर्स ने, बाकियों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। नाउ कल से मैं आपको बोल रही हूँ वीटो पावर। नाउ वी डिस्कस द वीटो पावर।
ये बेटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका 1 वर्ड 2 वर्ड किसी में भी आ सकता है। तो व्हाट इज वीटो पावर? इन टेकिंग डिसीजन द सिक्योरिटी काउंसिल proceeds by voting. All members have one vote. However, the permanent member can vote in the negative manner, so that even if all permanent non-permanent members negative vote can neglect the decision. This negative vote is the veto. It means, समझ में आया आप लोगों को? इट मीन्स कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, अगर इन सब मेंबर्स ने किस पॉजिटिव वोटिंग करी किसी भी मैटर के ऊपर, बट उन 5 में से किसी एक ने भी, है ना, किसी एक ने भी नेगेटिव वोटिंग कर दी, तो क्या हो जाएगा बेटा? उसका जो डिसीजन है वो नेगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स कि वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कई मैटर्स के ऊपर इन्होंने किया है। आगे भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है कि चीन, रशिया एंड किस कंट्री ने कितनी बार वीटो जो है यूज़ करी है। ये कंट्री अपने बेनिफिट के लिए अपने हिसाब से डोमिनेट करते हैं और अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, अपनी आर्मी के बेनिफिट के लिए, है ना, ये लोग जो है वो क्या करते हैं? वीटो को यूज़ करते हैं एंड वर्ल्ड को डोमिनेट करते हैं। जुडिक्शन ऑफ द यूएन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द तो बेटा ये वीटो पावर जो है वो बिल्कुल आपको अप टू द पॉइंट लर्न होनी चाहिए और इसका मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, 15 हो गए मेंबर, 5 परमानेंट प्लस 10 जो है नॉन परमानेंट। इनमें मैं कहती हूँ 14 भी किसी पर एग्री हैं, पर एक किसी ने भी नेगेटिव वोटिंग कर दी, तो क्या होगा कि वो जो बिल है, जो भी कोई लॉ है, नया प्रपोजल है, वो डिसमिस हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया इतना आपको? नेक्स्ट है जुडिक्शन ऑफ द यूएन। UN completed 60 years of its existence of the heads. If all the member states meet in 2005 to celebrate the anniversary of review the situation. ठीक है बेटा, कब हुआ था इसका जो है कब हुई थी इसकी फाउंडेशन? कब हुई थी? है 1946 के अंदर हुई थी। 1945 एंड 2005 में इसके कितने हो गए? 60 ईयर्स हो गए। तो इसकी जब एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही थी तो क्या हुआ कि वहाँ पर सब लोग इसकी सिचुएशन पे रिव्यू करने के लिए, सेलिब्रेशन के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए। ठीक है, इसमें फिर क्या क्या चीज़ें हम लोगों वहाँ पर देखी गई? क्रिएशन ऑफ अ पीस बिल्डिंग कमीशन। ठीक है, वहाँ पर एक कमीशन रेडी किया गया जो पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस बिल्डिंग मतलब शांति बनाए रखने के लिए वो वर्क करेगा, है ना। एंड द एक्सपेक्टेंस ऑफ द responsibility of international community in case of failure of nation government to protect their own citizen from act authorities, है ना। और दूसरा क्या है कि एक किसी भी कंट्री के अंदर अगर उस कंट्री की गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अगर फेल हो जाती है अपने सिटीज़न को प्रोटेक्ट करने में, तो वहाँ पर क्या करेंगी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसकी? UN की, कि वो वहाँ पर जाकर उसको उन अथॉरिटीज़ से के हेल्प करें। ठीक है,
establishment of the Human Rights Council corporational since 19 जून 2006। और एक ह्यूमन राइट, बेटा ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ये आपने 11th के अंदर पढ़ा था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये ह्यूमन राइट। इट मीन्स कि ये कंट्रीज़ के अंदर, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर, अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर कोई अगर गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के संग भी इन अनह्यूमन ट्रीटमेंट करती है, उनके संग बिहेव करती है, तो ये वहाँ पर जाकर इंटरफेयर करते हैं और इनकी एक टीम आती है जो वहाँ पर ये सर्च करती है। ठीक है, ये आ गया आपको समझ में। ये कब बना था? 2006 9। ये आपको वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं बच्चों। आप बड़े इसके नोट्स अपने रेडी करिए ये अपनी कॉपीज़ में, और ये जो है आपके कहीं से भी आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। एग्रीमेंट टू अचीव द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ कि वहाँ पर जो भी मिलेनियम में जो डेवलपमेंट का एक गोल किया गया, एक टारगेट रखा गया कि कब तक हमने ये जो गोल्स हैं उनको अचीव करना है। और फिर क्या है, कंडेंशन ऑफ द टेररिज्म इन ऑल इट फॉर्म। और एवरी कंट्री जो भी उसका मेंबर है, इट मीन्स 193 मेंबर्स जो है उन्होंने कंडेम किया उस चीज़ को, किसको? टेररिज्म को। टेररिज्म की किसी भी फॉर्म में उन्होंने उसको कंडेम किया। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ अ डेमोक्रेसी फंड। और वहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए फंडिंग वहाँ पर किस तरह से कंट्रीब्यूट करनी होगी ये बताया। एंड एग्रीमेंट टू वाइंड अप ट्रस्ट काउंसिल। और वहाँ पर एक काउंसिल रेडी की गई जो लोगों के अंदर एक ट्रस्ट को जो है बिल्ड करेगी। नाउ बेटा आपकी बुक के अंदर आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक के अंदर ये लोगोस दिए गए हैं। ठीक है, इसको आप देखिए कि इसमें आपका जो ग्लोब वाला जो लोगो है इसके अंदर देखेंगे कि किस तरह से ये लोगो दिखाया गया है, जिसके अंदर ये दिखाया गया है कि यूएन जो है वो ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके अंदर जो लीव्स दिखाई गई हैं वो क्या दिखाई गई हैं, वो पीस और पीस को मेंटेन करने की जो वहाँ पर बताई गई है। ये लोगो है, मतलब ये उसका फ्लैग है, एक तरह से लोगो है किसका? यूएन का। तो ये आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, इसको आपको डिस्क्राइब करना है। नाउ वी डिस्कस हाउ द परमानेंट मेंबर्स यूज वीटो पावर हाउ मैनी टाइम्स टू डोमिनेट द वर्ल्ड। तो बेटा यूएसएसआर ने सबसे ज़्यादा वीटो अभी तक 60 ईयर्स, और आप ये देखोगे कि 57 कितने ईयर्स हो गए, अब तो हो गए 75 ईयर्स हो गए इसको। तो इसमें सबसे 120 टाइम यूएसएसआर ने करी है, 82 टाइम यूएसए ने की है, 32 टाइम्स क्या वीटो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, 32 वीको यूके ने, एंड फ्रांस 18 एंड चाइना 4 टाइम्स जो है उसने यूज़ करी है। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो देखो ये बेटा वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, और ये आपका यही सब मिलके आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रेडी हो जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूट टू बजट। अब आप कहोगे कि बजट मैम, तो ये इसको सबको रन करने के लिए सबसे ज़्यादा मैंने अभी आपको बताया था कि यूएस जो है वो सबसे ज़्यादा बजट प्रोवाइड करता है, फाइनेंस करता है इसको, इसमें सबसे ज़्यादा करता है। और सेकंड पे आता है बेटा जापान। और देखो जापान परमानेंट मेंबर भी नहीं है, जापान बहुत एशिया को रिप्रेजेंट करता है, बट वहाँ पर क्या है, यूरोपियन पावर का डोमिनेंस है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हो गया था, जापान जो है
उसकी पोजीशन ख़राब थी। आपको लर्न होगा हिरोशिमा और नागासाकी में डिफीट होने की वजह से, जिस वजह से वो वहाँ पर अच्छी पोजीशन गेन नहीं कर पाया। इसके बावजूद भी आप देखोगे कि जापान जो है वो एक डेवलप कंट्री हो गया है ना। एक तो न्यूक्लियर उस डिजास्टर को उसने झेला और वहाँ पर नेचुरल डिजास्टर भी है, उसके बाद भी वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इतनी मतलब क्या कहते हैं, हार्ड वर्किंग है, डिसिप्लिन्ड है, टेक्नोलॉजी उन्होंने इतनी अच्छी डेवलप की है और वो आज जो है अच्छी पावर्स के अंदर आता है, वो कंट्रीब्यूट करता है अपनी यूएन को अपना एक अच्छा हैंडसम बजट। नाउ नेक्स्ट, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बच्चों, इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म। India believes that a strength and the revitalized UN is desirable in changing world। इंडिया का ऐसा मानना है, अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ से यूएन को क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए। अब ये भी क्वेश्चन है बेटा, इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग को तैयार करना है। मैं क्वेश्चन आपको दूंगी, इस नोट्स की मदद से आपको उनके आंसर रेडी करने हैं, क्योंकि ये मैंने सारे पॉइंट ऑलरेडी इन नोट्स के अंदर आपको मेंशन किए हैं। दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर। इंडिया बिलीव दैट द स्ट्रेंथ एंड द रिवाइटलाइज्ड यूएन इज द डिजायरेबल इन चेंजिंग वर्ल्ड। उनका ये मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग यूएन वो चेंजिंग वर्ल्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। इंडिया आल्सो सपोर्ट टू इनहेंस रोल फॉर द यूएन एंड प्रमोटिंग द डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन अमंग स्टेट। बेटा इंडिया शुरू से ही, हम लोग पीसफुल हैं, इंडिया ने बुद्धिज़्म है ना और महावीर स्वामी, ये आप लोग 6th 7th 8th से पढ़ते आए हो कि हम लोग जो हैं पीस में बिलीव करते हैं। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इंडिया की जो है वो बेसिक आइडियोलॉजी है। रामायण महाभारत ये सब में अंदर आफ्टर मैसेज यही दिया जाता है कि हमने हमेशा ही जो है क्या किया है, कॉपरेशन। हम लोग लड़ाई नहीं चाहते, हम लोग क्या है कॉपरेशन में बिलीव करते हैं एंशिएंट टाइम से ही, ठीक है। तो इंडिया का अभी भी वर्ल्ड के यूएन के उसमें ये है कि वह चाहता है कि डेवलपमेंट हो, कॉपरेशन हो सब देशों के बीच में। इंडिया बिलीव दैट द डेवलपमेंट शुड बी सेंट्रल टू द यूएन एजेंडा। इट इज़ अ विटल preconditional for the मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंडिया का ऐसा मानना है, ऐसा इंडिया इस चीज़ में बिलीव करता है कि जो सेंट्रल है यूएन है, उसका एजेंडा जो क्या है उसको मेंटेन करना चाहिए इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। इंडिया हैज़ मेजर कंसर्न अबाउट द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया बहुत ज़्यादा फोर्स करता है इस चीज़ के ऊपर कि जो यूएन है इसको रीस्ट्रक्चर होना चाहिए, इसके स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया सपोर्ट टू रोल ऑफ डेवलपिंग कंट्री शुड बी रिप्रेजेंटेड इन सिक्योरिटी काउंसिल इन डिसीजन मेकिंग। अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो है 5 मेन पावर्स हैं, यूरोपियन पावर्स हैं, बट बेटा जैसे अभी हमने बोला जापान सबसे ज़्यादा फंडिंग करता है, बट उसको भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता और डेवलप कंट्री है। तो इंडिया का ये मानना है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, किसमें, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। इंडिया सपोर्ट एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड द नॉन परमानेंट मेंबर। तो बेटा अब जो ऑलरेडी मेंबर हैं उसके परमानेंट, वो तो अपनी प्लेस छोड़ेंगे नहीं, तो जो डेवलपिंग कंट्री हैं लाइक इंडिया, जापान, ये सब चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, उसकी सीट बढ़ा देनी चाहिए जिससे कि उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल सके,
है ना, 10 मेंबर्स से ज़्यादा 25 मेंबर कर दें उसके अंदर, जिससे कि सबका जो चांस है वो जल्दी आए। तो इंडिया का मानना है कि मेंबर्स जो है परमानेंट एंड नॉन परमानेंट दोनों को इंक्रीज कर देना चाहिए। India also want to become a permanent member and fulfill the condition of fellow. India जो है, मैंने अभी आपको बताया कि वो परमानेंट मेंबर बन सकता है, क्योंकि वो सारी जो कंडीशन पीछे हमने बताई थी अभी आपको, वो पूरी फुलफिल करता है एक परमानेंट मेंबर बनने के लिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आप बोलोगे कि हाउ इंडिया बिकेम a permanent member and how he fulfill the condition, है ना। तो how can we say that India fulfill the condition of became a permanent member? तो आप उसको explain करोगे। नंबर 1, India is the most populous country in the world with 1/5 of the world population. इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, मतलब चाइना के बाद डेंसिटीज़ की सबसे ज़्यादा है, और ये इसमें क्या है, 1/5 जो पीपल हैं वर्ल्ड के वो इंडिया के अंदर रहते हैं। इंडिया इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। बेटा सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री कौन सा है? चाइना। चाइना के बाद इंडिया। चाइना जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो क्या है, कम्युनिस्ट कंट्री है। तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री कौन है? इंडिया। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। जो इंडिया है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया इकोनॉमिक इमरजेंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज। इंडिया जो है वो एक बिग इकोनॉमिक पावर के रूप में भी वर्ल्ड में इमरजेंस हो रही है। इंडिया इज़ रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट ऑफ यूएन। इंडिया जो है वो रेगुलर फाइनेंस करता है किसको? यूएन को। इंडिया सिग्निफाइज ग्लोइंग इम्पोर्टेंस इन वर्ल्ड अफेयर इन कंडक्ट इट फॉरेन पॉलिसी। इंडिया अपनी जो इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड पॉलिसी में, वर्ल्ड अफेयर में, जो वर्ल्ड के मैटर होते हैं उसमें अपना एक अच्छा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वर्ल्ड में और अपनी फॉरेन पॉलिसी में। ठीक है। इंडिया पार्टिसिपेट इन ऑल द इनिशिएटिव ऑफ द यूएन। इंडिया जो है एक्टिव मेंबर है यूएन का, वो इनिशिएटिव लेता है यूएन की हर एक्टिविटी के अंदर और उनमें पार्टिसिपेट करता है। But some countries don't want that India became the veto power like Pakistan because India's nuclear weapon capabilities. इंडिया बट कुछ कंट्रीज जो हैं वो नहीं चाहते कि इंडिया जो है वो वीटो पावर टेकिंग कंट्री बने यूएन के अंदर, क्योंकि इंडिया के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। दैट्स वाई दे डोंट वांट टू दैट इंडिया बिकेम अ वीटो इट मीन्स परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन। इफ इंडिया इंक्लूडेड सम emerging power, Brazil, Germany, Japan and South Africa will also be the accommodated. अगर इंडिया को हम लोग वर्ल्ड पावर मतलब वीटो पावर परमानेंट मेंबर बनाते हैं तो बहुत सारे कंट्री लाइक ब्राज़ील, जर्मनी, जापान एंड साउथ अफ्रीका ये भी करेंगी। ठीक है। Africa and South America must represented for they do not have the representation in the present structure. अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका को भी ये चाहिए क्योंकि अभी उनको कोई भी रिप्रेजेंटेशन एट प्रेजेंट यूएन के अंदर नहीं है। एंड तो ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है द यूएन एंड द यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर बेटा आपको बताया था कि जब अमेरिका है ना
बायोपोलर से यूनिपोलर हो गया था कब? जब रशिया जो है डिसइंटीग्रेशन हो गया था रशिया, है ना। तो फर्स्ट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यूएस हैव ओनली द सपोर्टर इन द वर्ल्ड। क्या हो गया? सुपर पावर इन द वर्ल्ड। तो जब डिसइंटीग्रेशन तो एक ही वर्ल्ड पावर रह गई, कौन सी? यूएस, है ना। इट मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर अलाउड इट इग्नोर द यूएन। उसकी जो मिलिट्री थी और इकोनॉमिक पावर थी वो इग्नोर करने लगी, किसको? यूएन को, क्योंकि उसका डोमिनेशन इतना ज़्यादा हो गया, मतलब उसके आसपास ही कोई नहीं बचा जो उसको चैलेंज कर सके। सेकेंडरी, यूएस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द यूएन। ठीक है, वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर था यूएन के लिए। यूएन इज physically located within US territory, gives Washington additional influence। अब जो बेटा उसका ऑफिस है वही अमेरिका के अंदर है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है इन्फ्लुएंस मिलता है। Many US people works in US in the addition, US can stop any move adding the interest। बहुत सारे अमेरिकन उसके अंदर यूएन के अंदर वर्क करते हैं, जिसकी वजह से उसको बहुत सारी जो है जो उसके अंदर चेंजिंग होती हैं, जो भी वहाँ पर काम हो रहा होता है उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यूएन जो है उसका इन्फ्लुएंस जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। सो स्टूडेंट, आई थिंक you should complete this work on your notebook, and I will give you the only questions, and you should maintain your answer with the help of these notes, and and I will also give you the very short question answer that you will solve with the help of these notes. So first you write down these all notes in your notebook. Okay, so I think in the next period we will finish this chapter, and we start to discuss any, if you have any query regarding this chapter, so you can ask me in a Zoom class which we provide you on a Monday. I think you already aware about this. Okay, have a nice day.